विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कर रहे थे हम लोग। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी द सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें मैंने काफी कुछ कल बताया था, उससे संबंधित कुछ मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे पुरातात्विक उत्खनन कि कितनी विधियों से किया जाता है, तो दो महत्वपूर्ण विधियां होती हैं पुरातात्विक उत्खनन की। एक होती है लंबवत उत्खनन, दूसरा होता है क्षैतिज उत्खनन। लंबवत मतलब खोदते हुए नीचे की तरफ जाना, और एक होता है क्षैतिज, मतलब एक जो लंबवत हो गया वर्टिकल हो गया, क्षैतिज हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, लंबवत उत्खनन से जमाओं के विभिन्न स्तरों का पता चलता है। सामान्यतः जमाओं का सबसे ऊपरी स्तर सर्वाधिक नया होता है, क्रमशः नीचे की ओर जाने पर और पुराने समय के जमाव मिलते हैं। इस प्रकार लंबवत उत्खनन कालानुक्रम के निर्धारण में सहायक है। जैसे माना हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, तो जब हम खोदेंगे तो माना एक सभ्यता मिली, मुझे क्या मिली, कुछ अवशेष मिले, कुछ बर्तन मिले, कुछ मकानों के क्या मिले, समझ में आ गया। मैं वहीं पर नहीं रुकूंगा और नीचे खोदूंगा, उससे नीचे फिर दोबारा कुछ बर्तन मिल सकते हैं, मृद भांड मिल सकते हैं, कुछ मकान मिल सकते हैं, और नीचे खोदूंगा तीसरी सभ्यता मिल सकती है। मतलब जो सबसे ऊपर मिली मुझे वो नई सभ्यता थी। वो क्या थी, उसके नीचे जो मिली वो उससे थोड़ा पुरानी थी, और जो सबसे नीचे मिली वो सबसे नीचे वाली जो है वो सबसे पुरानी है। जैसे मैं बताता हूं हड़प्पा में क्या हुआ, कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ कि प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा, मतलब हड़प्पा से पहले की संस्कृतियां भी मिली, हड़प्पा संस्कृति भी मिली, हड़प्पा के बाद की भी संस्कृति मिली। इतना समझ में आया। तो ये किस में होता है, वर्टिकल में होता है, मतलब नीचे खोदते हुए। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, व्हीलर महोदय ने किसको, क्षैतिज उत्खनन को संस्कृति मापन या काल मापन की संज्ञा दी है। संस्कृति मापन या काल मापन की संज्ञा दी है। क्षैतिज उत्खनन में जमाओं के एक स्तर विशेष के विस्तार को जानने में सहायता मिलती है। एक स्तर विशेष में उपलब्ध पुरा वस्तुओं को क्षैतिज उत्खनन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। लंबवत उत्खनन को रेल समय सारणी कहा जाता है, जबकि क्षैतिज उत्खनन को रेलगाड़ी की संज्ञा दी जाती है। किसकी, रेलगाड़ी की। एक बार क्वेश्चन बना कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी। एक बार बना है क्वेश्चन कि प्राचीन तिथियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आंसर पैलियोग्राफी कहलाता है, पैलियोग्राफी कहलाता है। एक बार क्वेश्चन बना, ये तो उत्तराखंड पीसीएस का भी क्वेश्चन है, कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स, आंसर न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। ऐसे ही अगला है क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक किन्हें माना जाता है, आंसर जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है। किसे माना जाता है, ऐसे ही भारतीय इतिहास के पिता मैं बता चुका हूं, हेरोडोटस। क्या लिखी उन्होंने, हिस्टोरिका लिखी। क्या लिखी, हिस्टोरिका लिखी। किसकी कृति में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारतीय विलुप्त तथा विस्मृत इतिहास को पुनर्जीवित करने की कतिपय आधुनिक विधियों के परिचित थे, आंसर कल्हण की राज तरंगिणी। कल्हण की राज तरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। इसमें कल्हण कहाँ का है, मतलब कश्मीर का इतिहासकार है, कश्मीर का इतिहास लिखा है उसने। राज तरंगिणी मतलब रिवर ऑफ किंग्स, राज तरंगिणी मतलब रिवर ऑफ किंग्स। और इसने कश्मीर के राजा जयसिंह के दरबार में लिखी है किताब। कौन सी, और संस्कृत में लिखी हुई इतिहास की पहली पुस्तक जो है वो कल्हण की राज तरंगिणी है। संस्कृत भाषा में पहली पुस्तक जो है इतिहास की वो कौन सी है, कल्हण की राज तरंगिणी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर पूछेगा कि संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख किसका है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इतना समझ में आ गया। कहां के विद्वान का आरोप है कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का अभाव था। ये पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का क्या था, अभाव था। सरासर गलत है, लिखा है उन्होंने, ठीक है।
किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में यह उद्धृत किया कि भारत में प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का विवरण लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त थे? तो चीनी यात्री वेनसांग कहता है ऐसा। देखो उसने यहीं पर क्या कर दिया, जो पाश्चात्य विद्वान कह रहे हैं कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का अभाव था, वही चीनी यात्री वेनसांग कह रहा है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का विवरण लिखने के लिए क्या थे? कर्मचारी नियुक्त थे। किसके समय आया था वेनसांग? हर्षवर्धन के समय में आया था। हालांकि काफी बाद की बात है, गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन का काल आता है, तो हर्षवर्धन के काल में कौन आया? वेनसांग आया। किस मुस्लिम यात्री व लेखक का मत है कि हिंदू लोग घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते एवं घटनाओं की तिथि त्रुटिपूर्ण होती है? अरबी यात्री अल-बरूनी कहता है ऐसा। कौन कहता है? अरबी यात्री अल-बरूनी। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऐसे ही अशोक के शिलालेख में कौन कौन सी लिपियां हैं? तो ब्राह्मी लिपि, यानी अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, जो संपूर्ण भारत से प्राप्त होते हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जैसे आप कैसे लिखते हो? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। ये भी क्वेश्चन बनता है, हिंदी में भी बनता है क्वेश्चन। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। देवनागरी मत कर देना है। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। इसी लिपि से सभी भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, यथा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट्ट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, मानक हिंदी तथा दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम पढ़ा ब्राह्मी लिपि को वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा? इसीलिए क्या, अच्छा, जेम्स प्रिंसेप को मुद्रा शास्त्र का जनक भी माना जाता है, और जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की। दूसरी लिपि जो आती है वो खरोष्टी लिपि है। अशोक के कुछ लेख खरोष्टी लिपि में है, जो पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त होते हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया से प्राप्त होते हैं, पश्चिमोत्तर भारत से। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब दाएं से बाएं लिखोगे तो जैसे उर्दू लिखी जाती है दाएं से बाएं, वैसे ही खरोष्टी लिपि भी क्या है? दाएं से बाएं। उर्दू ऐसे में लिखते हैं, इधर से उल्टा, जैसे हम लोग उल्टा बोलते हैं, उसको उल्टा चलते हैं। ठीक है। और अगली जो लिपि है वो यूनानी और अरेमाइक लिपि। पश्चिमोत्तर भारत एवं अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरेमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है, जिसे द्विभाषीय लेख भी कहते हैं। बाकी अशोक के चैप्टर में बता दूंगा मैं कौन कौन से अभिलेख हैं। ठीक है, फिलहाल हम लिपि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी और अरेमाइक लिपि। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में मैंने अभिलेख आपको बता दिए, अभिलेखों से संबंधित प्रश्न बता दिए। इसके बाद आता है सिक्के, यानी मुद्राएं, यानी कॉइन्स। तो अभिलेखों के पश्चात सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशिष्ट स्रोत के रूप में जाना जाता है। इनसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षों का ज्ञान सरलता से प्राप्त होता है। विशेषतया 206 बीसी से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की मदद से ही प्राप्त होता है। ये सिक्के विभिन्न धातुओं के मिश्रण या किसी एक धातु विशेष के बनाए जाते थे। भारत में सिक्कों की प्राचीनता है वो 8वीं सदी ईसा पूर्व तक मानी जाती है, किंतु हमें नियमित रूप से सिक्के ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से, यानी 6th सेंचुरी बीसी से मिलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन्स की संज्ञा दी जाती है। आहत सिक्के क्यों बोलते थे आहत? क्योंकि पीट कर उनको गोल करने का प्रयास किया जाता, बिल्कुल गोल नहीं होते थे। जैसे अब ढाले जाते हैं ना, तो गलाकर ढाला जाता है धातु को, पहले गलाकर नहीं बनाते थे सिक्के। पहले के टुकड़ा लिया, उसको कूटा उसको गोल करने का प्रयास किया, तो आहत सिक्के। ठीक है, पंचमार्क कॉइन्स की संज्ञा प्रदान की जाती है। इन पर कोई लेख अंकित नहीं होते थे। ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे, जिन पर ठप्पा मारकर अलग से चिन्ह अंकित किया जाता था। ऐसे सिक्कों का प्रचलन 6ठी शताब्दी से आरंभ हुआ। इन सिक्कों को साहित्य में कारसापण, पुराण, धरण, शतमान आदि की संज्ञा से विहित किया गया।
सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में कर्नल कोल्डवेल को आहत सिक्के प्राप्त हुए थे। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्या सबसे पहले आहत सिक्के किसने प्राप्त किए? कर्नल कोल्डवेल ने। कब? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, कोल्ड वेल। इन सिक्कों को आहत नाम इनकी निर्माण विधि के आधार पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया। किसने दिया? जो आहत बोला इन्हें, वो सबसे पहले किसने बोला? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। हिंद यूनानियों के आगमन के साथ ही सिक्कों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक्स या हिंद यवन शासकों ने किया। कुछ मुद्राओं पर तिथियां अंकित होने से कालक्रम के निर्धारण में मदद मिलती है। सिक्कों से तत्कालीन संबंधित राजाओं की आर्थिक दशा, साम्राज्य सीमा, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। अब कैसे पता होता है भाई आर्थिक दशा? अब अगर प्योर गोल्ड के बने हुए, जैसे कुषाणों के समय में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के मिलते हैं, इसका मतलब अर्थव्यवस्था क्या थी? गजब की थी। और सबसे ज्यादा सिक्के जो मिले हैं वो गुप्त काल के मिले हैं, लेकिन उसमें प्योरिटी नहीं है कुषाण काल जैसी। तो हम ये बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा क्या है, मतलब जो विदेशी व्यापार है वो इतना अच्छा नहीं रहा गुप्त काल में जितना कि कुषाणों के समय में था। समझ में आया? अर्थव्यवस्था का पता चल गया। साम्राज्य सीमा, कहां कहां तक मिले वो सिक्के, सीमाओं का पता चलता है। धार्मिक स्थिति, अगर कहीं पर किसी सिक्के पे चक्र बना हुआ तो समझ लो कि वो बौद्ध धर्म का क्या था? मानने वाला था। किसी पे अगर नंदी बना हुआ है, इसका मतलब भगवान शिव को मानने वाला था। और किसी पे अगर गरुड़ बना हुआ है तो इसका मतलब भगवान विष्णु को मानने वाला था। गरुड़ अंकित, जैसे गुप्तकालीन जो मोहरें होती थी और सिक्के होते थे वो गरुड़ अंकित होते थे, है ना। तो गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, तो यानी वैष्णव, विष्णु धर्म को, वैष्णव धर्म को मानने वाले हो गए। सांस्कृतिक स्थिति का भी ज्ञान मिल जाता था सिक्कों से। तो समझ में आ गया। किसी काल में सिक्कों की अधिकता इस बात की सूचक है कि उस काल में व्यापार वाणिज्य अत्यधिक विकसित था। क्या था? व्यापार वाणिज्य अत्यधिक विकसित था, जबकि सिक्कों की कमी व्यापार वाणिज्य के पतन का संकेत है। मालव, यौधे आदि गणराज्यों तथा पांचाल के मित्रवंशी शासकों के विषय में मुख्यतः सिक्कों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। किन किन के? मालव, यौधे ये गणराज्य थे, और पांचाल के मित्रवंशी शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो सिक्कों से ही प्राप्त होती है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्या कर रहा हूं, मुद्राओं पर अंकित आकृति से बता रहा हूं कि किस किस शासक के सिक्के या मुद्राएं जो थी वो उन पर क्या अंकित था। ठीक है, तो मिनंडर सुना होगा आपने, मिलिंद पन्हा, ये किताब सुनी है, नागसेन ने लिखी है। तो उसमें जो इंडो ग्रीक शासक है वो कौन है? मिनंडर। कौन है? ये बौद्ध धर्म को मानता है, और ये इसका भी उतना ही सम्मान हुआ इस देश में जितना महात्मा बुद्ध का। महान बौद्ध संत बना ये बाद में चलकर। पहले क्या था? ये इंडो ग्रीक राजा। तो इसकी मुद्राओं पर क्या मिलता है? धर्म चक्र मिलता है। क्या मिलता है? धर्म चक्र युक्त ताम्र मुद्राएं मिलती हैं। उल्लूक पक्षी के अंकन वाली मुद्रा मिलती है। उल्लूक पक्षी के अंकन वाली मुद्रा। धर्मिकश या धर्मीय उपाधि मिलती है। कौन सी उपाधि? तो धर्मिकश और धर्मीय से ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है। यज्ञ श्री सातकर्णी के जो मुद्राएं हैं उस पर क्या मिलता है? जलयान की आकृति मिलती है। क्या मिलती है? जलयान की आकृति मिलती है। अब इससे ये पता चलता है कि समुद्र पारीय व्यापार भी था इसके समय में। किसके समय में? यज्ञ श्री सातकर्णी, है ना। पाल वाले जो जहाज होते हैं, दो तरह के जहाजों की आकृतियां मिलती हैं, और ये सातवाहन में मिलती है अलग अलग राजाओं में। एक में पाल वाला जहाज मिलता है, एक पतवार वाला जहाज की चित्र मिलता है। ठीक है, तो वो जो हम सातवाहन पढ़ रहे होंगे वहां पे आ जाएगा। अगला विम कटफिशियस। विम कटफिशियस जो है वो कुषाण कालीन राजा है। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है। इससे पता चलता है कि जो विम कटफिशियस था वो क्या था? शैव धर्म को मानने वाला था। शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति। ऐसे ही हुविस्क जो है ये भी कुषाण कालीन शासक है। इसके सिक्कों पर शिव, स्कंद कार्तिकेय, कुमार, चतुर्भुजी, विष्णु अंकित मुद्रा मिलती है इसके समय। क्या मिलती है? चार भुजाओं वाली विष्णु की, भगवान विष्णु की मुद्रा मिलती है। समुद्रगुप्त है, उसमें वीणा बजाते हुए
शासक को दिखाया गया है, स्वयं समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब समुद्रगुप्त एक महान विजेता होने के साथ साथ संगीत प्रेमी भी था और अच्छी वीणा बजाता था। मुगलों में हालांकि औरंगजेब ने संगीत का विरोध किया क्योंकि इस्लाम में संगीत क्या है, मना है, लेकिन फिर भी औरंगजेब क्या था, अच्छी वीणा बजाता था। क्या करता था, साजा शहनाई बजाता था। शहनाई है ना, सुना है शहनाई, पहले बजती थी शादियों में शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का नाम सुना है, कहाँ के थे, बनारस के, जहां का हर पत्थर पारस, वो शहर है बनारस। चलो जी, तो समुद्रगुप्त हो गया वीणा बजाते हुए अंकित शासकों के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके जो व्याघ्र शैली या सिंह निहंता आकृति वाले सिक्के मिलते हैं। सिंहहंता, समझ में आया, शेर को मारते हुए दिखाया गया है चंद्रगुप्त सेकंड को। ऐसे कुमारगुप्त के सिक्कों पर मयूर पर आसीन कार्तिकेय की आकृति अंकित मिलती है। कुमार कार्तिकेय भगवान शिव के बड़े पुत्र है ना, कुमार कार्तिकेय। अच्छा जी, स्कंदगुप्त के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित मिलती है। किसकी, लक्ष्मी की आकृति अंकित मिलती है। हर्षवर्धन के सिक्कों पर नंदी पर आसीन शिव पार्वती, उमा माहेश्वर बोला जाता है उन्हें, क्या बोला जाता है, उमा माहेश्वर की आकृति अंकित मिलती है। बता दिया मैंने कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। आहत सिक्कों का नामकरण वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने किया। सर्वप्रथम आहत सिक्का किसको मिला, कोल्डवेल को मिला और कोयम्बटूर से मिला। कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है, हिंद यवन शासकों का स्वर्ण व रजत सिक्का क्या कहलाता था, तो इंडो ग्रीक्स का जो स्वर्ण सिक्का था वो स्टेटर कहलाता था। क्या कहलाता था, स्टेटर। और जो रजत सिक्का था वो द्रम कहलाता था। क्या कहलाता था, आईएएस में ऐसे क्वेश्चन बने, द्रम क्या है, आंसर रजत का सिक्का। रजत मतलब चांदी का सिक्का। द्रम क्या था, इंडो ग्रीक चांदी का सिक्का। इतना समझ में आ गया। सर्वप्रथम निकिल का सिक्का किसने चलाया, तो अगाथोक्लीज ने चलाया। निकिल, सर्वप्रथम निकिल का सिक्का किसने चलाया, अगाथोक्लीज ने चलाया। हनुमान जी का अंकन वाली पहली मुद्रा चंदेल नरेश सुलक्षण वर्मा। हनुमान जी के अंकन वाली जो पहली मुद्रा मिली है वो किसकी मिली है, चंदेल नरेश सुलक्षण वर्मा की। पहली बार उमा का अंकन किसके उसमें मिलता है, आंसर हुविष्क के। कुषाण शासक कौन, हुविष्क। मुरलीधर कृष्ण का चित्रयुक्त मुद्रा किसकी है, चोल नरेश राज फर्स्ट की है। किसकी है, दक्षिण भारत में चोल राजा राज फर्स्ट, जिन्होंने तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। कितना, 13 मंजिला मंदिर बनाया। द्रविड़ शैली का उत्कृष्टतम नमूना माना जाता है उसको। तंजौर में है। तंजौर कहां पड़ता है, तमिलनाडु में, है ना। घुड़सवार शैली का सर्वप्रथम सिक्का किसने प्रचलित किया, तो शाही वंश के शासकों ने प्रचलित किया। किसने किया, शाही वंश के शासकों ने प्रचलित किया। इतना समझ में आ गया। अरे भाई इतना समझ में आ गया, सिक्के। अच्छा, कुछ मैं प्रमुख शिलालेख बता रहा हूं, स्तंभ लेख बता रहा हूं और ताम्रलेख बता रहा हूं, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, हमने एक स्थान पे पढ़ा कि अगर सिक्के ज्यादा हैं तो ये इस बात के सूचक है कि व्यापार वाणिज्य अत्यधिक विकसित है, और अगर सिक्के कम मिले हैं तो व्यापार वाणिज्य अच्छी अवस्था में नहीं है। और ये हम लोगों ने देखा है, पहले 1 लाख रुपए ले जाने के लिए ब्रीफकेस खरीदना पड़ता था और हम बोलते थे कि वो लखपति है। क्या है, आज लाख रुपए आप अपनी जेब में लेके घूमते हो, आईफोन वगैरह 1.5-2 लाख रुपए के, है ना। तो कभी लाख रुपए क्या था, बहुत बड़ी चीज थी। इसका मतलब व्यापार वाणिज्य की स्थिति देश में ठीक नहीं थी। आज क्या है, फोन पे लाखों रुपए लेके घूमते लोग, है ना। और अब तो एक नई मुद्रा, आभासी मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी, है ना। जापान के कौन, किसने बनाई क्रिप्टो करेंसी,
सताशी नाकामोवा, क्या नाम है उनका, देखो तो, सतोशी, हाँ जी, बताया जा रहा है कि अगर 100 रुपए कर देते तो आज इतने करोड़ होते। इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको प्रमुख शिलालेख, स्तंभलेख और ताम्रपत्र लेख। ठीक है, तो शिलालेख, स्तंभलेख और ताम्रपत्र लेख में एरन स्तंभलेख। एरन स्तंभलेख किस शासक का है? समुद्रगुप्त के समय का है। कहां से मिला है? मध्य प्रदेश में सागर जिले से मिला है। इसमें समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया है, जो प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान है। ये कहां पर लिखा हुआ है? एरन स्तंभलेख में लिखा हुआ। मैंने आपको बता दिया कि एक एरन अभिलेख वो भी है जो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण है, वो भी सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से मिला है, जिसमें गोपराज की पत्नी के सती होने का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, लेकिन वो गुप्तकालीन है, मतलब बाद के गुप्त शासकों का है, बाद के, यानी समुद्रगुप्त के बहुत बाद के गुप्त शासकों के समय का है, जिस समय किसका आक्रमण हो रहा था? हूणों का आक्रमण हो रहा था, स्कंदगुप्त के समय का। ठीक है, लेकिन एरन अभिलेख एक समुद्रगुप्त के समय का है, मध्य प्रदेश सागर जिला। इसमें समुद्रगुप्त को पृथु, राघव, कौन है पृथु? भगवान राम के पूर्वज हैं ये। एक रात में पृथ्वी जीती, पृथु। राघव, रघुवंशी बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया। एक मेहरौली स्तंभ लेख है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है, विक्रमादित्य का। देखो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड ये अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य जब मैं बोलूंगा तो बिफोर क्राइस्ट में जाना है आपने, चंद्रगुप्त मौर्य। और जब मैं चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड बोलूंगा आपने एना डोमिनी में जाना है। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो विक्रमादित्य उपाधि है उनकी। 14 विक्रमादित्य हुए हैं पूरे इतिहास में, कितने? तो उसमें से ये विक्रमादित्य हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कहां पर है ये? दिल्ली में है, मेहरौली में, दिल्ली। इसमें चंद्र नामक किसी राजा अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन 3 श्लोकों के अंतर्गत किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा सिंधु के 7 मुखों को पार करके बहिल्कों के प्रदेश को जीतने का वर्णन है। सिंधु के 7 मुखों को पार करके बाहिल्कों के प्रदेश को जीतने का वर्णन है। दिल्ली जाओगे कभी तो मेहरौली स्तंभ भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अब क्या करते थे पहले, अब तो खैर बाउंड्री कर दी, पहले लोग क्या करते थे, उस खंबे को ऐसे करके पकड़ते थे पीछे से। अगर हाथ टच हो गए तो इसका मतलब पुण्यात्मा, और अगर नहीं हुए तो इसका मतलब पापी, है ना। कोई बोलता था अभागा और भाग्यशाली, पता नहीं क्या समस्या थी, वो पकड़ पकड़ के उन्होंने पतला कर दिया वहां पर वो खंबा। फिर जो सरकार है उसने क्या कर दिया, उसके चारों ओर बाउंड्री कर दी, अब उसको टच नहीं कर सकते आप, मेहरौली स्तंभ। उसकी विशेषता यह है कि उस पर आज तक जंग नहीं लगा। क्या नहीं लगा? जंग नहीं लगा। और दूसरी चीज ये है कि वो धातु का बना हुआ है। इसका तो उस समय की केमिस्ट्री का, गुप्तकालीन जो रसायन विज्ञान का परिचय देता है वो खंबा। आज के जमाने में आप लोहे का कुछ बना लो या कोई भी चीज आप लगा लो, उसमें कुछ समय बाद क्या दिखता है? जंग दिखता है। लेकिन उस खंबे पर जंग नहीं लगा। समझ में आ गया? तो हालांकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं लिखा हुआ, चंद्र लिखा हुआ खाली, तो उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का होगा ये। फिर एक अभिलेख मिला है बिलसद स्तंभ लेख, ये कुमारगुप्त का है। कौन सा? बिलसद स्तंभ लेख कुमारगुप्त का। ये एटा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से मिला है। इसमें कुमारगुप्त तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। यह कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है। कहीं कहीं पर बिलसड लिखा होता है, कहीं पर बिलसद लिखा होता है। ठीक है, बिलसड भी वही है, बिलसद भी वही है। कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है। इसमें स्वामी महासेन कार्तिकेय के मंदिर तथा धर्म संघ बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है। स्वामी महासेन मतलब कुमार कार्तिकेय, है ना। मथुरा स्तंभ लेख, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। ये उत्तर प्रदेश मथुरा से मिला है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम अभिलेख है। इसमें पाशुपत शैव उदिताचार्य का उल्लेख मिलता है। पाशुपत संप्रदाय, शैव संप्रदाय का एक क्या है, भाग है पाशुपत संप्रदाय, जिसकी स्थापना किसने की थी? भगवान लकुलीश ने की थी। किसने की थी? भगवान लकुलीश ने। पाशुपत संप्रदाय, उसमें एक आचार्य हुए जिनका नाम था उदिताचार्य, उसका उनका उल्लेख मिलता है किसमें? मथुरा स्तंभ लेख में। किसके समय का है? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का। इतना समझ में आ गया? ऐसे ही एरन स्तंभ लेख मिलता है, भानुगुप्त का है। ये मध्य प्रदेश सागर जिले का, सागर जिले में मिला है।
इसमें सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिला है और इसमें गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। क्लियर हो गया। सोहगोरा लेख, ये मौर्यकालीन है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मिला है। ये मौर्य काल का एकमात्र ताम्र अभिलेख है। इसमें अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ऐसे ही एक अभिलेख मिला, महास्थान अभिलेख। कौन सा? ये मौर्यकालीन है, बांग्लादेश में बोगरा जिले से मिला है। ये इस अभिलेख में अपने क्षेत्र में महामात्यों द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता करने का उल्लेख मिलता है। महामात्य, महाअमात्य को महामात्य बोला जाता है। ठीक है। एक अभिलेख मिला बांसखेड़ा लेख, ये हर्षकालीन है, हर्षवर्धन, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर से मिला है। हर्षकालीन राजनीतिक दशा का वर्णन करता है। क्या करता है? ठीक है जी। उसके बाद अब हमने पढ़ना मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण में मृदभांडों का महत्वपूर्ण योगदान है, विशेषकर पाषाण काल से मौर्य काल तक। लिथ जहां पर आएगा समझ लीजिए पत्थर, चट्टान, पैलेओलिथिक, है ना। तो अगर पाषाण काल से मौर्य काल तक के इतिहास के संदर्भ में जो जानकारी मिलती है वो मृद भांडों से मिलती है। मृद भांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहा गया है। पुरातत्व की वर्णमाला, जैसे अ आ इ ई होते हैं भाषा के, वैसे ही पुरातत्व की वर्णमाला क्या है? मृदभांड है। सबसे पहले हाथ से बने बर्तन प्रचलित हुए। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जो चौपानी मांडो जगह है, वहां से मध्य पाषाण काल के हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं। कहां से? चौपानी मांडो, प्रयागराज, इलाहाबाद बोलते थे जिसको पहले, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से मध्य पाषाण काल के हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं। सर्वप्रथम नवपाषाण काल के में चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए गए। चाक समझते हो? कुम्हार को देखा है कभी बर्तन बनाते हुए? एक पहिया सा होता है, उसको घुमाता है डंडी से, उसके बाद बीच में मिट्टी रखकर एक आकार देता है। ठीक है। तो चाक पर मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कब बनाए गए? नवपाषाण काल में बनाए गए। पाषाण काल से मौर्य काल तक की संस्कृतियों की अपनी अपनी विशिष्ट मृद भांड परंपरा रही है। नवपाषाण काल में डोरी छाप मृद भांड, चमकीले लाल, चमकीले काले मृद भांड प्रचलन में थे। विभिन्न ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के भिन्न भिन्न मृद भांड परंपराएं रही हैं। ठीक है। चित्रित धूसर मृद भांड, PGW, पेंटेड ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर की खोज बीबी लाल ने की थी। ये विद्वान है बीबी लाल जी, बीबी लाल ने की थी। इनकी कालावधि हड़प्पा सभ्यता के बाद से बुद्ध काल तक मानी जाती है। चित्रित धूसर मृद भांड, पेंटेड ग्रे वेयर, खोज किसने की? बीबी लाल ने। कालावधि कब से कब तक? हड़प्पा सभ्यता के बाद से लेकर महात्मा बुद्ध के या बुद्ध काल तक मानी जाती है। चित्रित धूसर मृद भांड परंपरा लौह काल के प्रारंभ से संबंधित है। इन मृद भांडों को आर्यों का प्रतिनिधि मृद भांड माना जाता है। आर्यों का प्रतिनिधि मृद भांड माना जाता है। उत्तरी काली पॉलिश मृद भांड, NBPW बोलते हैं शॉर्ट में, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है। तो NBPW की कालावधि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक मानी जाती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से यानी बुद्ध काल से मौर्य काल तक मानी जाती है। यह द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मृद भांड है। द्वितीय नगरीकरण मतलब मगध, पहला नगरीकरण मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण मतलब मगध का उत्कर्ष जब होता है तो वहां से द्वितीय नगरीकरण शुरू होता है। इतना समझ में आ गया। और द्वितीय नगरीकरण का कारण क्या था? लोहे का प्रयोग। क्या था? लोहे के प्रयोग से क्या हुआ? कृषि यंत्र बनाए गए, ज्यादा गहरा खोदा गया, जिससे फसल क्या हुई? ज्यादा अच्छी हुई, सरप्लस में हुई और शहर बसे, क्योंकि शहरों को खिलाने के लिए क्या एक्स्ट्रा अनाज था। ठीक है। तो लेकिन आपने बोलना लोहे के प्रयोग से द्वितीय नगरीकरण हुआ। चलो जी, ये मृद भांड बेहद चमकीले थे। अच्छा, ये जो NBPW है, इनकी प्राप्ति जो है तक्षशिला से बंगाल तक हुई है। ये मृद भांड बेहद चमकीले हैं
और इन्हें सम्भ्रांत वर्ग ही प्रयोग करता था। कौन करता था? सम्भ्रांत वर्ग, मतलब रिच पीपल्स जो होते हैं, सम्भ्रांत वर्ग ही प्रयोग करता था। कौशाम्बी केंद्र में इन मृत भांडों का व्यापार भी होता था। तो एनबीपीडब्ल्यू का व्यापार कहां से होता था? आंसर कौशाम्बी से। कहां से? ऐसे स्मारक इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉन्यूमेंट्स। प्राचीन स्मारकों यथा गुहाओं, मंदिरों और भवनों इत्यादि के आधार पर किसी काल विशेष की संस्कृति तथा कला का ज्ञान सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र इत्यादि स्थानों से प्राप्त भवनों के अवशेषों के आधार पर नगर निर्माण शैली का पता चलता है। इसी प्रकार नालंदा एवं विक्रमशिला के खंडरों से इन स्थानों की गरिमा और भव्यता दृश्यमान होती है। अतरंजी खेड़ा नामक स्थल की खुदाई से देश में लोहे की प्राचीनता यानी 1050 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यानी लोहे का प्रयोग आज से क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, उसमें 1050 और जोड़ दो, यानी 3000 साल पहले से भी लोहे का प्रयोग चल रहा था देश में। एनसीईआरटी जो बताती है वो बताती है कि लोहे की प्राचीनता जो है 1500 ईसा पूर्व तक मानती है एनसीईआरटी। कब तक? 1500 ईसा पूर्व, यानी अपना जो सन चल रहा है अभी उसमें 1500 जोड़ दो तो एनसीईआरटी के हिसाब से। पांडिचेरी के समीप स्थित अरिकामेडु के उत्खनन में प्राप्त रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा, बर्तन आदि से ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत रोमन संबंधों का पता चलता है। तक्षशिला के उत्खनन से प्राप्त स्मारकों के अवशेषों से कुषाण शासकों एवं पाटलिपुत्र में मिले भवनों के अवशेषों से मौर्य शासकों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारकों में जावा का बोरम्बुदुर स्तूप, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर, इसका उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार कला के माध्यम से हम भारत में और विदेशों में सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बोरम्बुदुर स्तूप कहाँ है? जावा इंडोनेशिया में है। कहां पर है? जावा इंडोनेशिया में। और अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? आंसर कंबोडिया में। खमेर राजवंश का शासन था कभी यहां पर। ठीक है, कंबोडिया। मेकोंग रिवर बहती है, सॉरो ऑफ कंबोडिया बोलते हैं किसको? मेकोंग रिवर को। इसको बोलते हैं। कहां पर मिलता है कंबोडिया? कौन सा देश है? कहां पर है? एशिया। कौन सा एशिया? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का देश है कौन? कंबोडिया। मूर्तियां एवं चित्रकला यानी स्टैचू एंड पेंटिंग्स। मूर्तियों एवं चित्रकला भी पुरातत्व सामग्री के रूप में इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध होती है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं अन्य सैंधवकालीन स्थलों की खुदाई से प्राप्त कांसे की नृत्यरत नारी मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, इनसे तत्कालीन समाज की धार्मिक भावना और सांस्कृतिक चेतना का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुषाणों, गुप्त शासकों और गुप्तोत्तर काल की मूर्तियों से जन साधारण की धार्मिक अवस्था और मूर्ति कला के विकास पर प्रभाव पड़ता है। भरहूत स्तूप, भरहूत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन साधारण के जीवन की अति सजीव झलक मिलती है। अजंता और एलोरा की गुफाओं के अध्ययन से हमें प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषताओं का पता चलता है। अंदर तक क्वेश्चन बनते हैं अजंता एलोरा से। क्या बनते हैं? हाँ, फ्रेस्को, टेम्पेरा, जो चित्र बनाने की क्या होती हैं, तरीके होते हैं। फ्रेस्को, टेम्पेरा, इनसे भी क्वेश्चन बने, यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर में करेंगे, आर्ट एंड कल्चर में करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो अभी खाली क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं, तो ये मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद मैंने अब बताना है आपको क्या? साहित्यिक स्रोत। क्या बताना है? तो वो मैं अगले उसमें बताऊंगा।